नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में कई ऐसे मुस्लिम हैं जिनके दिलों में बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इसे चुनाव में बीजेपी को मिले मुस्लिम वोट से भी समझ सकते हैं, लेकिन ये समर्थक अब तक तभी जुबान से समर्थन करते थे। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद अब ये समर्थक खुलकर सामने आने लगे हैं। जीत पर मिठाई बांटते हैं, घरों पर बीजेपी के झंडे लगाते हैं, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले मुस्लिमों को ये रास नहीं आ रहा है। कुशीनगर में बाबर की हत्या और कानपुर में शकील की पिटाई के बाद इसे समझा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम का बीजेपी समर्थक होना क्या गुनाह है? शकील की पिटाई पर वैसी खामोश क्यों? कहां गए मुस्लिम समाज के ठेकेदार बनने वाले? बीजेपी के समर्थन से कट्टरपंथी क्या परेशान है? वोट के लिए मुस्लिमों को बीजेपी के खिलाफ क्या भड़काया गया? बीजेपी के विकास के मुस्लिम क्या मुरीद हुए, इसलिए वो झंडा लगाते हैं, जीत पर मिठाई बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, वोट करते हैं? इन्हीं तमाम सवालों के साथ पैनलिस्ट से चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट। पहले कुशीनगर से जिहादी सोच ने बाबर को मारा। इसी जिहादी सोच ने अमेठी में एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला को उसके घर से निकाल दिया और अब यह जिहादी सोच कानपुर तक पहुंच चुकी है और इस सोच का नया शिकार बना है कानपुर का शकील। शकील का दोष सिर्फ इतना है कि वो बीजेपी का समर्थक है। शकील को बीजेपी का विकास पसंद है। बीजेपी का समर्थक होना शकील की जान पर बनाया। कानपुर के किदवई नगर की जूहीलाल कॉलोनी में रहने वाला शकील अहमद ने अपने घर की छत पर बीजेपी का झंडा लगाया था। ये झंडा कट्टरपंथियों की आंखों में इतना चुभा कि इन जिहादियों ने पहले तो शकील की जमकर पिटाई की और जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो शकील के पड़ोसियों ने उसे आंख फोड़कर गर्दन काटने की धमकी दी। उनका ये कहना है कि भाई सारे मुस्लिम जब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो तुम बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हो? उनका ये मानना है, जबकि मैं 2013 से बीजेपी का समर्थक हूँ और मुझे मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है। मैं शुरू से उनको लाइक करता रहा हूँ और अभी तक लाइक करूंगा हमेशा। पीड़ित शकील कानपुर में ज्वेलरी का बिजनेस करता है। वो 2013 से बीजेपी समर्थक है। शकील पीएम मोदी को पसंद करता है। इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया था, जबकि पूरे मोहल्ले ने कांग्रेस का झंडा लगाया था। शकील का कहना है कि बीजेपी विधायक ने चुनाव के दौरान उनके गले में माला डाल दी थी, जिससे पड़ोसी बेहद नाराज हो गए थे। कुछ दिन पहले एक बार इलेक्शन से पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था। तो बस यही कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनको जलन हो गई और उसके बाद फिर वोटिंग से 1-2 दिन पहले मेरे बीजेपी के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया। पूछने पे बना करते रहे ये लोग और फिर उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। पड़ोसियों की जिहादी सोच का शिकार हुए शकील ने मामले में पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने भी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। थाना किदवई नगर क्षेत्र में शकील अहमद नामक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें तत्काल थाना किदवई नगर के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2022 को तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अभी विवेचना प्रचलित है, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के शकील के साथ जैसा हुआ है, कुछ ऐसा ही कुशीनगर के बाबर के साथ भी हुआ था। हालांकि शकील की तरह बाबर इतना किस्मत वाला नहीं था। बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। फिलहाल इस जिहादी सोच का शिकार अब शकील बना है। टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, जावेद अहमद जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी मोहम्मद सलीस जी, मुस्लिम धर्मगुरु। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में। हाजी मोहम्मद सलीस जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या कोई मुस्लिम बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर सकता? क्या कोई मुस्लिम बीजेपी की जीत पर मिठाई नहीं बांट सकता? क्या कोई मुस्लिम महिला बीजेपी को वोट नहीं कर सकती? क्या कोई मुस्लिम महिला बीजेपी की सदस्यता नहीं ले सकती? क्या कोई मुस्लिम अपने घर पर बीजेपी का झंडा नहीं लगा सकता? देखिए, ये सब प्रोपेगेंडे हैं और एक्चुअल में बीजेपी जब चुनाव के मैदान में थी, जब चुनाव हो रहा था, तब किसी ने किसी पर कोई हमला नहीं किया। आज जब बीजेपी की सरकार बन गई और ये मालूम है कि 5 साल तक के योगी जी की सरकार रहेगी, तो अब वो मुसलमान
जो अपने को बीजेपी का करीब जाहिर करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अब अगर इस पर मैं बिल्कुल जिला प्रशासन कानपुर से ये मांग करूंगा, निष्पक्ष इसकी जांच हो। अगर उनको इस तरह की धमकी दी गई है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं हो तो फिर वो व्यक्ति जिसने बीजेपी की आड़ में लेकर के नफरत फैलाने का काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी हाजी मोहम्मद सलीसी इलाकाई मुसलमान मामला नहीं बनाया जा रहा है। हाजी मोहम्मद सलीसी, छोड़िए चैनल को, जो आपके जो छोड़िए चैनल को। हाजी मोहम्मद सलीसी को बहुत लोग जानते हैं। नहीं, आप चैनल इस बात तो सुनिए, आप डिबेट करा रहे हैं। बात को सुनिए, पर डिबेट कराइए, आप तय करेंगे, आप ये आप तय करेंगे। आप पहले मुस्लिम धर्म गुरु का आदेश से बन जाइए, पत्रकार बनने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं? आप संपादकीय भाषा ना बोलिए। आप क्यों नहीं? आपको अगर संपादकीय भाषा बोलने की इतनी इच्छा है ना, आप अखबार ज्वाइन कर लीजिए, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नहीं, आपकी इस डिबेट से समाज को क्या लाभ है मुझे बताएंगे? और आपके समाज ने जो एक उसी समाज की युवक के साथ, महिला के साथ, शख्स के साथ किया है तो उसका क्या लाभ होगा? नफरत बढ़ाने के सिवा और कौन सा काम है? ये तो कट्टरपंथी सोच बताए ना, जो आपसे भी झलक रही है, वो बू आपसे भी आ रही है। बैठी थी, आज सत्ता में आने। जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। कट्टरपंथी सोच तो आपसे भी जाहिर हो रही है। मुसलमान और हिंदू और मुसलमान नफरत पैदा। बाबर क्या था? बाबर क्या था? जी हाँ, हिंदू था। आपको तो वहां से मिलने सिख ना था, खाने के लिए पैसे। ईसाई था, बाबर मुसलमान था। अरे बाबर क्या था? उसकी जांच होगी अभी तो कार्रवाई करेंगे। हाजी मोहम्मद सलीसी, हाजी मोहम्मद सलीसी जाएंगे, फांसी चढ़ाएंगे। हाजी मोहम्मद सलीसी, आप चैनल पर शकील क्या है? शकील क्या है? निदा खान क्या है? सैमुला क्या है? शकील जानते हैं आप? शकील आप जानते हैं? शकील झूठा है। शकील झूठ बोल रहा है। आप मुकामी लोगों से जरा मालूम कीजिए किस बात का झगड़ा है। निदा खान झूठ बोल रही है। कोई झगड़ा नहीं है। निदा खान झूठ बोल रही है। मेरे घर के सामने सैमुला झूठ बोल रही है। बाबर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो औरत है जिसने अपने खानवादे की आबरू को सड़क पर उछाला। आज वो बीजेपी में जाकर के बीजेपी और आप यहाँ बचाव करने गजब खान की तो सब मालूम है, पूरे गजब बातें कर रहे हैं आप। किस प्रकार की मुस्लिम धर्म गुरु हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं। समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं आप, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, निदा खान ने क्या किया? मुझे तो लग रहा है तो अपने खानवादे के खिलाफ आई। सलीस साहब, उसने अपने शौहर के खिलाफ तीन तलाक के मुद्दे पर। सलीस साहब आवाज सुनिए। निदा खान ने आज सलीस साहब आवाज सुनिए। तो आपको हमदर्दी हो गई। जी बीजेपी की सरकार बनी, दर्द आप में भी झलक रहा है, ऐसा है क्या? हाँ जी, आपको भी दर्द हो रहा है क्या? बीजेपी की सरकार में खौफ है? बीजेपी को घोल के पी जाएगी। हम मुसलमान कोई सत्तू है जिसे घोल के पी जाएगी? ये खौफ उसमें जिंदगी। लेकिन आपके समाज के लोग, कुछ लोगों को तो सत्तू समझ रहे हैं ना, जो घोल के पीने पर आमादा है। अशोक पांडे जी कराते हैं। नहीं, आप उनको आप ये बढ़ावा दे रहे हो। अरे 9% मुसलमानों ने वोट दिया बीजेपी को। कितने मुसलमानों को मार दिया गया? सैमुला को घर से निकाल दिया गया। 9% मुसलमानों ने वोट दिया। शकील को मारा पीटा गया। इसी तरह के लोग समाज को तोड़ने का काम, सांप्रदायिकता भड़काने का काम करते हैं। मारा पीटा है। हिंदुस्तान का मुसलमान अब समझ रहा है कि राजनीतिक सांप्रदायिकता की बुनियादों पर तुम्हारी पार्टी खड़ी हुई है। तुम क्या सांप्रदायिकता की बात करोगे? गरीब मुसलमानों का लॉन्चिंग करते हुए तुम्हारी गैरत मर जाती है। बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल करते हुए सांप्रदायिकता भड़काने का काम कर रहे हैं। इनके जैसे मुनव्वर लाड़ा जैसे लोग, तुम्हारे जैसे ढोंगी, तुम्हारे जैसे करप्ट लोग जो हिंदुस्तान को नफरत की, जो संविधान से नहीं नफरत को चलाना चाहते हैं, जरा उनके खिलाफ बोलो। जो 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने की बात करते हैं, जरा उनके खिलाफ बोलो। जो मुसलमानों का कत्लेआम करने की दावत से आपकी बारी हो चुकी है, आप सुन लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता को सुनिए आप। मिठाई धमकियां देते ऐसे ही धर्म गुरुओं। नहीं, आप बारी का ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जरा इनकी गैरत कहाँ मर जाती है? मुस्लिम भाई आज भाजपा को वोट कर रहे हैं के चलते, तुम्हारे जैसे ढोंगियों के चलते, झूठा इतिहास बताने वाले, मुस्लिम मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले, ये ढोंगी है।
ये सीधे सीधे ढोंगी है, मुनव्वर लाड़ा ढोंगी है। ऐसे लोगों को तो बाहर भेज देना चाहिए। हमारा बाबर इसलिए वोट कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने सबकी बात सुनी थी, सबका विकास किया था। क्या हिंदू मुसलमान उसे मार डाला? ऐसे धर्मगुरुओं ने, चैनल भी तुम्हारा, धर्मगुरुओं ने सबका विकास और देश का विनाश करने में तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे ढोंगी राजनीतिज्ञों ने समाज को लूटने का काम किया। अगर बड़े बहुत बड़े धार्मिक हो तो ऐलान करो कि समाज के विकास की जो निधि है उसको समाज के विकास की निधि को ऐलान के साथ खर्च करोगे। क्षेत्र में कोई विधायक उस पर जो है निधि में कमीशन नहीं खाएगा। ऐलान करो देश में कोई विधायक निधि का कमीशन नहीं खाएगा। अब जिस क्षेत्र के लिए जो धन आवंटित किया जाएगा उस क्षेत्र की जनता। ठीक है जावेद अहमद साहब, जावेद अहमद साहब, ठीक है एक मिनट। टीवी चैनल पर सली साहब जरा शांत रहिए। अशोक पांडे जी जरा शांत रहिए। जावेद अहमद जी देखिए ये आरोप लगे हैं, आरोप लगे हैं। क्या कोई मुस्लिम युवक हो, महिला हो या किसी पार्टी विशेष की विचारधारा से नहीं जुड़ सकता? अगर विशेष पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो उसे समाज से बहिष्कार किया जाएगा, उसे मारा पीटा जाएगा, उसे घर से निकाला जाएगा। किसने मना किया? अरे 9% मुसलमानों ने वोट दिया था, कौन सी उसमें आपत्ति आ गई? कौन सा बात? तो जिसने वोट दिया उसे घर से निकाल देंगे सली साहब। जिसने झंडा लगाया उसे मारेंगे पीटेंगे। लेकिन आप जैसे जिसने खुशी मनाई उसे जान से मार देंगे। आप कौन होते हैं सली साहब? आप ठेकेदार हैं, आप मुस्लिमों के ठेकेदार हैं। सली साहब आप मुस्लिमों के ठेकेदार हैं। आप पहले अपनी मानसिकता सही कर लीजिए। आप अपनी मानसिकता सही कीजिए। आपकी भाषा से ही समझ में आ रहा है कि आपकी सोच क्या है। जरा शांत रहिए। क्या घबराहट है, क्या चिढ़ है, क्या घृणा है, क्या नफरत है आपकी बात समझ में आ रहा है। आप दूसरे को बोल रहे हैं, ढोंग तो आप कर रहे हैं चैनल पर बैठ के। तुम्हारी बातों से नफरत है, तुम समाज में नफरत कर रहे हैं। आप ना बाबर के परिवार से ढोंगी पर जाहिर कर रहे हैं, न चैनलों को बेच रहे हो, जाहिर कर रहे हैं, न भारत का एक स्तंभ है, वो स्तंभ तुम बेच रहे हो। तुम्हारे आप जैसे मुसलमान जरा शांत रहिए, ठीक है? जावेद अहमद जी आपका स्टैंड क्या होगा? ये जो 4 घटनाएं ताजा हैं, तुम्हारे जैसे पत्रकार छोड़िए सर। देखिए राहुल जी, हम बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी में, यहाँ पर तमाम तरीके की विचारधाराएं, कोई किसी भी विचारधारा का समर्थक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का उत्पीड़न हो, कोई रक्त बहाया जाए, इस तरीके की रंजिशें पाली जाएं और उस विषय का राजनीतिकरण किया जाए। यह हमारे सबके लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत मुसीबत भरी बातें हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हम विषय नहीं बनाना चाहिए। आखिर समाज में इस तरीके की स्थितियां क्यों उत्पन्न की जा रही हैं? चुनाव हो गए, चुनाव के बाद हमें आगे बढ़ने का काम करना है। जो तलखी थी, जो तंज थे, जो व्यंग थे, वो समय बीत चुका है। आखिर आज भी हम उन्हीं चीजों को लेकर चल रहे हैं। क्या इस देश के अंदर तमाम विचारधाराएं हैं, धुर विपरीत विचारधाराओं के लोगों में आज भी आपस में संपर्क है, समन्वय है और उनके मध्य संवाद होता है? हम बार बार देखते रहे हैं, लेकिन इसमें जो चीजें हैं, जो कारण हैं, हमें उनको भी समझने का प्रयास करना चाहिए, वो कोशिश करनी चाहिए। बाबर की मौत बहुत दुखद है। शकील के साथ अगर कुछ अन्यायपूर्ण घटित हुआ है, उन्होंने मुकदमा लिखाया, मुकदमा प्रशासन ने जल्दी लिख लिया। अच्छा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबर तो 4 महीने दौड़ता रहा, उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत होती है। उसके पट्टीदार हैं, पड़ोसी हैं, वो किन कारणों से करते हैं? 4 महीनों से क्या विवाद चल रहा था? उन स्थितियों के बाद उसके साथ जो घटना, तकलीफदेह घटना हुई, उसके 8वें दिन उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। ये भी तो तकलीफ देती हैं बातें। आखिर इन चीजों को समझते हुए क्या हम इस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में भी बना देना चाहते हैं कि आपस में जो सांप्रदायिक सौहार्द, हमारे साथ एनके सिंह, जो संवाद है, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं करने का प्रयास एनके सिंह सर से। देखिए जिस तरीके से सवाल करेंगे
जावेद अहमद जी ने कहा कि इनकी वजहों को ढूंढना होगा। आखिर कौन बता रहा था कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो मुस्लिमों का ये हो जाएगा? आखिर वो लोग थे कौन? एनके सिंह सर, ये समाज का विघटन, मुस्लिम समुदाय में ही जिस तरीके से अब विचारधाराएं बदल रही हैं, अगर किसी की विचारधारा किसी पार्टी से मिल रही है तो क्या कोई किसी को मार देगा, किसी को पीट देगा, वोट देने पर घर से बाहर निकाल देगा, सदस्यता लेने पर समाज से बाहर कर देगा? देखिए, बड़ा साफ है कि मैं पिछले 14-16 साल से कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम डिबेट में हमारे एंकर पे आरोप न लगाएं, और दूसरा ये कि शालीन भाषा का प्रयोग करें। लेकिन शायद मैं फेल हो गया। पूरे देश में हमारी एक कोशिश थी, क्योंकि हमने ये शुरू किया था स्टूडियो डिस्कशन, और 2009-7 में शुरू किया था। तो कोशिश ये थी कि शालीन भाषा का, आप जरा इस केस में देखिए, ये 2 घटनाएं हुई हैं। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि किसी भी रिलीजियस गुरु का नहीं है। ये सोशल लेवल पे एक परिवार की का अपना परसेप्शन है, जिसमें ये घटना प्योर आपराधिक घटना है जी, और वो भी परिवार की अपनी है। तो इस हर आदमी को इसमें यह कहना चाहिए कि नहीं, परिवार अगर इस तरह से सोचता है, मान लीजिए कि कोई आदमी समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है और घर वाले उसको मारने लगे, तो यह भी उतना ही दोषपूर्ण है जितना कि बीजेपी को किसी ने वोट दिया या कुछ कहा बीजेपी के बारे में और बाकी घर के लोग उसको मिलकर मारने लगे। तो यह सामाजिक परसेप्शन को तो इन सभी लोगों को मिलकर दूर करने की जरूरत थी ना। ये पॉलिटिकल पार्टी, और सही कह रहे समाजवादी पार्टी के स्पोक्समैन कि इसमें कोई गलती मतलब है तो समाज की है, और इन सब को मिलकर पॉलिटिकल पार्टीज हो या धर्मगुरु हो, आखिर वो लोग कौन है? आखिर वो लोग कौन है जो ये कहते रहे कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो मुस्लिमों का ये हो जाएगा, बीजेपी की सरकार में मुस्लिमों का ये हो जाएगा, विकास की योजनाएं उन्हें नहीं मिलेंगी, उन्हें अलग थलग रखा जाएगा? ये भी तो भरा गया वोट के लिए। आप, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन आप गौर कीजिएगा, यही धर्मगुरु जो आपके यहां बैठे हुए आप पर आरोप लगा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि 9% मुसलमानों ने वोट दिया। तो अगर मुतासिर है मुसलमान और उसको भी बीजेपी अच्छा लग रहा है तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और बीजेपी अगर अच्छा लग रहा है तो ये किसी का कहना, ऊट पटांग बकवास करना कि बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, या कोई किसी ने एक जमाने में कहा था कि हमें 2 घंटे के लिए खुला छोड़ दो, पुलिस हटा लो तो देखते हैं, ये सब जो चीजें हैं इसको हमें इग्नोर करना चाहिए। कोई बहके दिमाग का प्रोडक्ट है ये, किसी पागल का ये प्रोडक्ट हो सकता है। लिहाजा कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि मैं नहीं, सलीम से बीच में टोक रहे थे। ये पागल का नहीं, ये सुनियोजित हैं। ये आप अपनी जो आधे घंटे की डिबेट रख के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। डिबेट इस पे कराइए, मुफ्त का गेहूं बंद करो, समान शिक्षा दो, बोले बीच में डिबेट इस पे कराइए, डिबेट इस पे कराइए कि समान स्वास्थ्य सेवाएं हो, ये जाकर जो डकैत न बने, जो पेशाब से लेकर हर चीज पे कमीशन खा रहे हैं, शांत रहिए की व्यवस्था करे। बड़ी धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये कहें कि अब आप कोई जो है एमएलए, कोई सांसद कमीशन नहीं खाएगा अपनी निधि में, जरा इस पे डिबेट कराइए। आज 30 से 40% कमीशन खाया जा रहा है, जनता के विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। पिछड़ेपन की वजह यही सोच नहीं है क्या? क्योंकि इसमें से तुम्हें भी पैसा मिल रहा है कमीशन में पैसा। जो लोग डिबेट को इस तरह डिरेल कर रहे हैं, कौन बैठा हुआ है पैनल में? एक अकेले हैं। इस तरह के काउंट कर दो, मुझे हटा दो। मैं तुम्हारे गुणगान गाने के लिए थोड़ी बैठा हूं। नहीं तो हम तो पैसा लेके बैठे हो, कम से कम बाबर की तो बात कमीशन खा रहे हो। लेकिन इसको समझना चाहिए होते कि एक शालीन तरीका होता है, आप अपनी बात कहें। बाबर को मारा गया, गलत मारा गया, उसकी जांच हो रही है, उस पर जो मुझे लगता है कि उनको सजा मिलेगी। बाबर को लेकर के क्या ये जो जिस तरह के ये हर आदमी के साथ हम बीजेपी का झंडा लगाए थे, हमारे यहाँ हमला हो रहा है, धमकी हो रही, ये सब फ्रॉड रहेंगे। बाबर को कौन मारा? जांच होनी चाहिए। और अगर ये झूठे निकले तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। बाबर को किस समाज के लोगों ने मारा? बाबर को जिसने मारा उसको फांसी दे, अदालत तय करेगी, या चैनल बैठ के तय करेगा। बाबर को जिसने मारा उसको अदालत तय करेगी। पुलिस ने 8 दिन बाद FIR की, इस पर कोई नहीं है, समाज में इस पर आपकी कोई आई तुम्हारे जैसे दलाल भारतीय जनता पार्टी के जनता को कीजिए। सलीम साहब पढ़े लिखे आप हैं,
डिबेट करो कि कमीशन नहीं पढ़े खाओगे। लिखे व्यक्तित्व वाले हैं, विधायक जो जीत के आए पढ़े हैं, लिखे व्यक्तित्व वाले सलीम साहब, संसदीय भाषा का इस्तेमाल न कीजिए। ऐलान करो कि आप जो जनता की विकास की निधि है इसमें कमीशन नहीं खाएंगे, कमीशन खोरी बंद कराओ, हम समझे आप वाकई धर्म के अनुयायी हो। गुरुओं के चलते हाँ, तुम्हारे जैसे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, तुम्हारे जैसे लोग जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जरा ऐलान करो, राम ने तो त्याग दिया था वनवास करके, तुम त्याग जो कमीशन खाने से हम माने कि बहुत सच्चे हो। रिश्वतखोरी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, समान शिक्षा लाओ, समान स्वास्थ्य सेवाएं लाओ। सिंह सर, अरे लाओ, अगर हिम्मत है तुम में। जरा शांत रहिए हराम का पैसा खाओ। सलीम साहब शांत रहिए, संसदीय भाषा का इस्तेमाल न कीजिए। अशोक पांडे जी आप भी शांत रहिए, शांत रहिए जी। एनके सिंह सर, नहीं, आप आवाज काट दीजिए, शांत नहीं रहिए, जो सच्चाई कह रहे तो शांत रहिए। ये कमीशन खोरी नहीं बंद होना चाहिए, समान शिक्षा नहीं होनी चाहिए, समान शिक्षा नहीं होनी चाहिए देश में। मिड डे देकर एक बच्चे को भिखारी बना रहे हो। एनके सिंह सर, इस चर्चा के दौरान ये समझ में आ रहा है कि मुस्लिमों के पिछड़ेपन की वजह क्या है। हाँ, वो कभी सियासत का वोट बैंक बनते रहे, बंद कराओ इस देश के अंदर लगी रिश्वतखोरी, बंद करो कमीशन खोरी। जो भी बात ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उसी शालीन शब्दों में कह सकते हैं। शिक्षा में मुसलमानों को आगे लाया जाए, यही सब शालीन शब्दों में कहे तो क्या दिक्कत है इसमें। जिस तरह का भाषा इस्तेमाल करें, इसको अगर कम कर दे तो मुझे लगता है लोग इनकी बात ज्यादा सुनेंगे और ज्यादा मुतासिर होंगे। मैं हिंदू मुसलमान में बांट के शिक्षा की नहीं कर रहा हूँ, मैं देश में समान शिक्षा लागू करो। एक का बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ करके और एक का बच्चा विद्या का भीख का कटोरा लेकर के पढ़ रहा है, ये असमानता है समाज में, इसको दूर करो। आप पहले मुस्लिम समाज में असमानता दूर कर दीजिए। किसी भी पार्टी की विचारधारा कोई भी रख सकता है, आप बोल दीजिए, आप इसी चैनल पर बोल दीजिए। अरे हम तो कर रहे कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं पीटेगा, कोई नहीं घर से निकालेगा, कोई नहीं समाज से बेदखल करेगा। की बात की है, हम तो कह रहे हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, वहाँ संस्कृत की शिक्षा होनी चाहिए, वहाँ हिंदी की शिक्षा होनी चाहिए, वहाँ अंग्रेजी की शिक्षा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश के अंदर मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए और कुछ जो मदरसे एड नहीं दे रहे उनको करना चाहिए। मुस्लिम भाइयों को ऐसे फर्जी धर्म गुरुओं का खिलाफ आना चाहिए, मुस्लिम भाइयों को ऐसे फर्जी धर्म गुरुओं के खिलाफ ये बदतमीजी की भाषा बोलता, फर्जी धर्म गुरु, ये फर्जी नेता, आप भी तो बोले थे उन्हें, ये रिश्वतखोर नेता, संसदीय भाषा का इस्तेमाल न कीजिए और इससे ताल्लुक न्यूज स्टेट भी नहीं रखता। फर्जी आदमी, फर्जी जावेद अहमद साहब, ठीक है, जरा शांत रहिए। जावेद अहमद साहब, तुम्हारे पर लानत हो, सामाजिक विघटन का यही कारण है। भारतीय जनता पार्टी के दोस्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पे आओ, नफरत पे नहीं आओ। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पे डिबेट करो, विश्वनाथ की नफरत की सियासत छोड़ो। जावेद अहमद की आवाज आ रही है आपको? समाज का विकास ना करो, हिंदू सामाजिक विघटन, देखिए सामाजिक विघटन में हम एक विशेष समुदाय की अगर बात करें तो आखिर ऐसी सोच क्यों होती जा रही है? छुआछूत का फलसफा तुम लाए, कार के आधार पर मनुष्य का विभाजन तुमने किया, हमने नहीं किया। तुमने, हमारी गोत्र भी वशिष्ठ है, हम भी इसी हिंदुस्तान के मूल निवासी हैं। सलीम साहब जरा शांत रहिए, आप बहुत बोलिए आपने, शांत रहिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। जी हाँ, बहुत बोल दिया, नहीं आज आपके विपरीत बोल दिया ना, आपको भी बता दिया हमने कि आपकी क्या औकात है। एक मुसलमान जावेद अहमद साहब भी हैं, उनको भी सुन लीजिए। करते हो, जावेद अहमद साहब भी मुसलमान हैं। देखिए हम सब इसके एक मुसलमान तुम्हें वो भी दिखता है, एक मुसलमान तुम्हें तारिक फतेह अली भी दिखता है, एक मुसलमान तुम्हें तारिक फतेह अली भी दिखता है, हमीद दलवाई भी दिखता था। अब आप ही समझाइए सलीम साहब, जो न दीन का न दुनिया का। जो सवाल आप हमसे करेंगे, जावेद अहमद साहब क्या समझा? जावेद अहमद को तो मैंने कुछ कहा नहीं। आप तो सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए, मुसलमानों को भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सलीम साहब की कोई बात, सलीम साहब आप तो इस चर्चा में जावेद अहमद को भी सर्टिफिकेट दे देंगे। देखिए आप ठेकेदार न बनिए, शांत होकर बैठे रहिए, जिसको बैठे रहिए, शांत होकर बैठे रहिए। आप जैसे लोगों की वजह से मुसलमानों की स्थिति है। जावेद अहमद साहब, सलीम साहब नहीं बोलने देंगे, आपको नहीं बोलने देंगे। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समाज को भी सोचना होगा कि बाबर के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों
उन मुस्लिम भाई जो बीजेपी का झंडा लगाते हैं या वोट करते हैं या जीत पर खुशी मनाते हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। अगर सदस्यता वो लेते हैं तो उन्हें समाज से बाहर किया जाता है। ये समाज को भी सोचना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना होगा, और जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उन्हें भी सोचना होगा। बहुत सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।